चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। ये बदलाव इस बारे में है कि भारतीय कंपनियां अब विदेश से पैसा कैसे और कितना उधार ले सकती हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत विदेशी पूंजी के लिए अपने दरवाजे किस तरह से खोल रहा है। देखिए, आरबीआई के ये जो नए दिशा निर्देश हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े मौके की तरह हैं। और आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि ये मौका क्या है और कैसे काम करेगा। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। ये बात सीधे आरबीआई की तरफ से आई है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे फ्रेमवर्क को, मतलब पूरे ढांचे को ही सरल बना दिया है। इससे कंपनियों के लिए विदेश से पैसा जुटाने की जो प्रक्रिया है, वो पहले से कहीं ज्यादा आसान और साफ हो गई है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ईसीबी फ्रेमवर्क आखिर है क्या और इसमें ठीक क्या बदल रहा है। इस सेक्शन में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबी की बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे। सीधी सी भाषा में कहें तो जब कोई भारतीय कंपनी भारत के बाहर किसी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से डॉलर, यूरो या किसी भी विदेशी मुद्रा में लोन लेती है तो उसे ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या ईसीबी कहते हैं। और हाँ, जो लोग सीए, आईआईबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस परिभाषा को ठीक से समझना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे दिलचस्प बदलाव पर। आरबीआई ने भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से फंड जुटाने की जो लिमिट थी, उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बदलाव को एकदम साफ दिखाता है। पहले कोई कंपनी एक साल में ज्यादा से ज्यादा $750 मिलियन जुटा सकती थी, लेकिन अब ये सीमा सीधे $1 बिलियन कर दी गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। तो याद रखने वाली बात यह है कि नई लिमिट अब है पूरे $1 बिलियन। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियां अपनी नेटवर्थ, मतलब उनकी जो कुल संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क होता है, उसका 300% तक भी उधार ले सकती हैं। इससे जाहिर है कि कंपनियों को अपने विकास के लिए और ज्यादा पैसा मिल सकेगा। लेकिन बात सिर्फ लिमिट बढ़ाने पर ही खत्म नहीं होती। आरबीआई ने इसका भी दायरा बढ़ाया है कि अब कौन-कौन उधार ले सकता है और कितने समय के लिए ले सकता है। अब देखिए, लोन चुकाने की जो अवधि है, उसके नियम भी बदले हैं। ज्यादातर लोन्स के लिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 3 साल है। मतलब लोन की कुल अवधि औसतन कम से कम 3 साल तो होनी ही चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक खास छूट दी गई है। वो सिर्फ 1 साल की छोटी अवधि के लिए भी उधार ले सकते हैं। ये वाला पॉइंट सच में एक बहुत बड़ा कदम है। आरबीआई ने अब उन कंपनियों को भी विदेश से पैसा जुटाने की इजाज़त दे दी है जो किसी तरह के फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग या किसी जांच से गुजर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को बाजार में बने रहने और वापसी करने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कुछ नियम और शर्तें तो होती ही हैं। तो आइए देखते हैं कि इस उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है और कहाँ बिल्कुल नहीं। तो कंपनियां इस पैसे को 1 साल तक क्लियर डिपॉजिट में रख सकती हैं या दूसरे कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार या चिटफंड जैसी चीज़ों में लगाने पर सख्त पाबंदी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये पैसा अर्थव्यवस्था के सही और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगे, ना कि सट्टेबाजी में। एक और बहुत ज़रूरी बदलाव ये है कि अब उधार लेने पर ब्याज कितना लगेगा, ये पूरी तरह से बाजार तय करेगा। आरबीआई ने इस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं लगाई है। इससे कंपनियों और उधार देने वालों दोनों को मोल भाव करने और एक बेहतर डील पाने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी। तो इन सभी नियमों और बदलावों का असल मतलब क्या है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर को समझते हैं और जानते हैं कि उधार लेने के इन नए नियमों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। देखिए, इस पूरी कवायद के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना और दूसरा, भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक जगह बनाना। जाहिर है, जितने सरल नियम होंगे उतना ही ज्यादा निवेश आएगा। और हाँ, जो लोग बैंकिंग की दुनिया से जुड़े हैं या बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही कीमती है। कमल बैंकिंग क्लासेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन टॉपिक्स को और भी गहराई से समझाया जाता है और CAIB जैसी परीक्षाओं में इन नए नियमों से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या विदेशी पूंजी का ये बढ़ा हुआ फ्लो, ये $1 बिलियन का बूस्ट सच में भारत के विकास की अगली कहानी लिखने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, सोचने के लिए एक दिलचस्प बात जरूर है।